नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी तीसरी पारी का पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उस बजट से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि ये बजट बहुत ही बैलेंस्ड बजट है और ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए ये खास तौर से बजट पर ध्यान दिया गया है। उन लोगों को इससे फायदा होगा। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले बजट में सरकारी खजाना भरा रह जाता था, अब लोगों की जेब में पैसा आएगा। ये आम लोगों का बजट है, विकास की गति को तेजी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का ये बजट है, जिसे आज निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट है। विकास और विरासत के मंत्र को लेकर आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और विरासत के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है और ये इस बजट में परिलक्षित हो रहा है। बजट में किसानों के लिए भी बहुत कुछ है। कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाला ये बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा क्रेडिट कार्ड की लिमिट यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही एमएसएमई और स्टार्टअप को गति दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है। कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाला बजट बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि टैक्स में कमी जो की गई है, यानी 12 लाख तक की आमदनी वाले को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसकी घोषणा आज बजट में निर्मला सीतारमण ने की है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स में कमी से मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये जो बजट है, ये बजट देश के विकास के लिए है, ये देश की विरासत के लिए बजट है। और हम आपको ये बता दें कि आज का जो बजट है, ये बजट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वो जो लक्ष्य है और इसके साथ ही विकसित भारत का जो लक्ष्य तय किया गया है, उस रास्ते पर भारत को ले जाने वाला ये है। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस बजट को लेकर क्या कहना है, सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, सुनते हैं। जितनी पैदा करेंगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। नाफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदने का काम करेंगे। इससे किसान को ठीक दाम भी मिलेंगे और दलहन के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर भी होगा। ऐसे अनेकों कदम उठाने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने कही है, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद फिर एक बार देता हूं। यह ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदलेगा और किसान और गरीब की तकदीर बदलने में भी समर्थ होगा। धन्यवाद। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि ये जो बजट है, ये बजट भारत के किसानों की स्थिति को बदलेगा। एक क्रांतिकारी बजट है और विकास के रास्ते पर चलने वाला ये बजट है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। बजट को लेकर मध्य प्रदेश के किसानों और आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जरा उसको सुन लेते हैं। बजट अच्छा है, मिडिल क्लास के बेहतर के लिए है और जो स्लैब दिया है 12 लाख तक का, वो बढ़िया दिया गया है। और बाकी जो अपना ये टीवी, मोबाइल, फ्रिज, ये जो सस्ता किया है, तो डिजिटल इंडिया की ओर ये कदम ही है अपना। ये उद्योग के लिए ठीक है और किसान के लिए ये अच्छा बजट तो नहीं है, मगर अगर किसान का हित चाहते हो, सरकार चाहे किसान को, तो उसको C2 का फार्मूला पूर्ण करके, जो बोला था स्वामीनाथन रिपोर्ट वाला आपने, उसे करके और आप किसान की आय बढ़ाने की कोशिश करें और उसको फ्री ना दे के किसान को आप उसकी मेहनत का पैसा दें। बजट तो ठीक है, लेकिन शासन को अभी किसानों की तरफ
बजट को देखने की और किसानों के हित में रखने की बहुत ज़रूरत है। बजट में किसानों के लिए छोटी मोटी कोई चीज़ दे के ये संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि किसान को उद्योग की ओर ले जाने के लिए बहुत अच्छा बजट लाने की ज़रूरत है, जिसकी ओर अभी सरकार का ध्यान नहीं है। तो हम किसानों को लेकर आज इस बजट के साथ चर्चा करेंगे कि इस बजट में जो निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट 2025-26 प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों के लिए क्या खास इस बार के बजट में है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कृषि पर निर्भर है, और अगर किसान मजबूत होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और जाहिर सी बात है कि जब हम विकसित भारत की लक्ष्य की बात कर रहे हैं 2047 तक, की आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसानों और कृषि क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान भी होगा। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज की इस पैनल में हमारे साथ कृषि उद्यमी नीलम त्यागी जी जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर प्रियंका सिंह भी अर्थशास्त्री हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, और इन दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी को भी जोड़ें, राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिल भारतीय किसान संगठन के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जरा करते हैं अब किसान को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर हम चर्चा अपने इस स्लॉट में करने वाले हैं, लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया, छोटी छोटी प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर। इस जो बजट पेश हुआ है वो उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहा है, नीलम जी? जी नमस्कार। बहुत अच्छा आज का जो बजट जो जारी हुआ है, बहुत खुशी की लहर है देश में। किसान भी, उद्यमी भी, महिलाएं भी, और एक हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत आभारी हैं हम माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश में आज उत्साह भर दिया है। देखिए, पहले क्या था, किसानों का जो रखा था लोन का 3 लाख रुपए तक रखा था कि भाई 3 लाख रुपए तक उनकी लिमिट रहेगी, लेकिन आज वो बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। मेरा मानना है कि किसानों को जो ज़रूरतें पड़ती हैं, छोटी छोटी ज़रूरत पड़ती हैं, उनको बीज बोने से लेकर फसल को काटने तक, और उनकी पारिवारिक जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको वो उसमें पूरा कर पाएंगे। साथ में जो दूसरा रखा है इसमें कि जो 10 लाख रुपए तक, अगर मुझे ऐसा लगता है 5 लाख रुपए रखा है एमएसएमई लोन। एमएसएमई लोन में हर वर्ग को, क्योंकि जब किसान लोन ले लेता है तो उसको चुकाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आज उसमें उसका भी समावेश किया गया है कि वो छोटे छोटे उद्यम, 21 साल से 40 साल तक का बच्चा, कोई महिला घर में कोई भी अपना उद्यम स्टार्टअप अपना करना चाहती है तो वो भी। अच्छी बात इसमें यह है कि उसको भी कोलेट्रल फ्री कर दिया गया है और उसमें 10% की भी छूट कर दी गई है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और तोहफा एक जो छोटा किसान है या छोटा जो मध्यम वर्ग है उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर इसको, मेरा ये मानना है कि 10 लाख रुपए अगर कर दिया जाए तो और बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी उद्यम लगाने के लिए उसको मशीन लानी है, उसको रॉ मटेरियल लाना है, उसको पैकेजिंग करना है, उसको बाहर निकालना है, तो वो 5 लाख रुपए भी बहुत छोटा है। लेकिन अगर बात करें बहुत छोटे वर्ग की तो उसके लिए बहुत अच्छा है। नीलम जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नीलम जी अभी बता रही थी कि क्या इसको लेकर फायदे हैं और क्या सलाह भी दे रही हैं कि कुछ और इसमें बढ़ोतरी होती तो और भी अच्छा होता। बहरहाल डॉक्टर प्रियंका सिंह जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुई हैं। अर्थशास्त्र के लिहाज से इस बजट से जो उम्मीदें आपको थीं, उन उम्मीदों पर निर्मला सीतारमण का ये बजट खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम एक तरफ विकसित भारत की लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसान और कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण रोल उसका भी होता है। जी आनंद जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे अर्थशास्त्र में ये कहा जाता है कि यदि कृषि क्षेत्र में 1% की ग्रोथ होती है तो ओवरऑल इकोनॉमी में 3% की जीडीपी ग्रोथ मानी जाती है। और क्योंकि भारत का जो कुल वैश्विक उत्पाद है वो इस समय 11.6% की हिस्सेदारी ही है अभी, और जहाँ जनसंख्या की दृष्टि से हमारी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो कृषि क्षेत्र में एक बहुत अच्छी बात ये देखने को मिली है कि जो महिलाओं की भागीदारी जिसको कैलकुलेट नहीं किया जाता था, वो अब 64%, 65% तक पहुंच चुकी है। सरकार ने कृषि को एक तरह से इस बजट में विकास का इंजन माना हुआ है और इसी को देखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। हर बार हम देखते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में भी जो पिछले 6 वर्षों से एक आंकड़ा आ रहा है वो ये कि 2% रोजगार
क्षेत्र में वृद्धि हुई है और जो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की तरफ संकेत है। और जैसा आपने बताया कि विभिन्न मानकों पे जो ये बजट है उसको निर्मला सीतारमण जी ने आज रखा है और बढ़ती जनसंख्या को किस तरह से उत्पादक बनाया रखा जाए और जो 2030 का जो विजन है, 2047 का जो विजन है वो किस तरह से पूरा किया जाए, इस क्षेत्र को देखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण से जुड़े हुए रोजगार में वृद्धि भी हो और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर भी सरकार फोकस करे। राजाराम त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिल भारतीय किसान संगठन के, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी बात काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आप लोग खेती करते हैं, किसानों को की समस्याओं को लेकर सड़क पर भी उतरते हैं, सरकार से भी बात भी करते हैं। तो ये जो बजट है और इसमें जो कृषि को लेकर बात हुई है, चर्चा हुई है, प्रस्ताव आया है इस बजट में, वो उससे आप उत्साहित हैं? आनंद जी, दरअसल इस बजट से किसानों की उम्मीदें काफी ज्यादा थी। जैसे कि एक उम्मीद थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लगातार किसान आंदोलित है, तो जैसे इनकम टैक्स को लेकर नए कानून लाने की अगले हफ्ते घोषणा हुई, हमें उम्मीद थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की संभवतः घोषणा होगी। इसके अलावा जैविक खेती को लेकर हमें उम्मीद थी कि एक समग्र राष्ट्रीय नीति आएगी, उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। खाद्य सुरक्षा को लेकर हमें उम्मीद थी कि कोई बड़ा घोषणा होगी। और किसान सम्मान निधि को लेकर संसदीय समिति ने जो सलाह दी थी कि 6,000 से 12,000 किया जाए, उसका भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। हमें उम्मीद थी वो बढ़ेगा। और आंकड़ों की अगर बात करें तो मैं बताऊं कि 23-24 में कृषि पर 1.25 लाख करोड़ दिया गया था और उसके बाद 27,000 करोड़ बढ़ा के पिछले वर्ष 1.52 लाख करोड़ किया गया। लेकिन इस बार पिछले बार से भी कम बढ़ाया, केवल 23,000 करोड़ बढ़ाया, जबकि इससे पहले 27,000 करोड़ बढ़ाया। केवल 23,000 बढ़ा के 1.75 लाख करोड़ दिया गया। यानी कि अगर हम मुद्रास्फीति को देखें या महंगाई को देखें तो यह बजट में पिछले सालों की तुलना में कटौती की गई खेती के लिए। इसको और दूसरे ढंग से समझे, रोड के लिए लगभग 3 लाख करोड़ का प्रावधान, रेलवे के लिए 2.9 लाख करोड़ का, और देश की 61% जनसंख्या जिससे सीधे जुड़ी है और जो 60% 1.5 अरब लोगों के दोनों वक्त के भोजन की थाली का जो तैयार करता है, उस वर्ग के लिए आप आधा दे रहे हैं, सड़क से भी आधा, रेल से भी आधा दे रहे हैं, प्रावधानित कर रहे हैं। और उसके अलावा हमें यह सोचना है कि जैसे बहुत सही कह रही थी जो अर्थशास्त्री कि एग्रीकल्चर में 1% अगर बढ़ोतरी होती है तो समग्र 3% दिखाई देता है। तो इस बजट से काफी उम्मीदें थी। और कपास के लिए 5 साल का पैकेज मिशन की बात की गई। दलहन के लिए 7 साल के लिए अच्छी बात है। मैं इसकी सराहना कहता हूं कि देश को दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करने चाहिए, लेकिन उस 7 सालों में आप कितना पैकेज रखेंगे, उसके लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई रोड मैप नहीं है। कपास के लिए भी क्या प्रावधानित कर रहे हैं धन, उसका रोड मैप आप नहीं दे रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा चर्चित, इससे मैं बात खत्म करूंगा, धन धान्य योजना जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, जो कि भाई 100 जिलों में 1,70,00,000 किसानों को जिससे जोड़ा जाएगा। पहली बात तो उसके लिए क्या बजट प्रावधानित है वह नहीं सामने आया। दूसरा, हमारे पास 800 जिले आनंद जी, अगर आप 100 जिले ले रहे हैं तो अंतिम जिला 8 साल बाद लाभान्वित होगा। तो मेरा मानना है ये रोड मैप और रिफाइन किया जाना चाहिए था, गोल और स्पष्ट होने चाहिए थे, और राशि क्या आप दे रहे हैं वह भी तय किया जाना था। जैसे इनकम टैक्स में हम स्वागत करते हैं कि मध्यम वर्ग को आपने एक राहत दी, क्योंकि टैक्स से अगर छूट मिल रही है, जो पैसा मध्यम वर्ग की जेब में डालते हैं वो बाजार में ही जाता है, उससे ग्रोथ बढ़ती है, अंततः वो खर्चा ही होता है। लेकिन किसान को जो उम्मीदें थी आपसे, और आपने उम्मीदें बढ़ाई भी थी हम लोगों की, अफसोस कि आप लोगों ने तो खीर बांटा, लेकिन वो खीर का एक चम्मच भी किसानों तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर सरकार की मंशा करीब करीब क्लियर है, क्योंकि समय समय पर एमएसपी कुछ
फील्ड में उसको बढ़ा भी रहा है और उस पर बढ़ाते जा रहा है। तो ये भी है, अब उसको लेकर एक कानून बनाया जाए, ये क्या जरूरी है? नीति निर्माता भी देखते हैं। मेरा ये कहना है, आज शिवराज सिंह जी का भी बयान भी आया कि दलहन में हम पूरी दाल हम खरीद लेंगे जो किसान उगाएंगे। मेरा मानना है कि सरकार तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही खरीदती है, सरकार उससे कम पे नहीं खरीदती। हमारा ये कहना ही नहीं कि सरकार हमारा पूरा प्रोडक्ट खरीदे या सरकारी खजाने पे 1 रुपया का भी बोझ नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आप कानून लाओ। व्यापारियों के लिए मैं कह रहा हूं कि जो खरीदते हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे से कम पे न खरीदें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भ्रम पैदा किया जाता है कि किसान चाहते हैं कि उसका सारा उत्पाद सरकार खरीद ले, जी नहीं। हम तो कहते हैं आप बिल्कुल ही मत खरीदिए, आप केवल जो रेट तय करते हैं ये सुनिश्चित करें उस पर खरीदी हो। यदि उस पर खरीदी नहीं होती आनंद जी, तो फिर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा का मतलब क्या है? क्या दीवार पे लिखी एक सुभाषितानी है, एक सदवाक्य है कि उसको पढ़ के व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को दे देगा? उसके लिए कानून जरूरी है जी। इसके लिए कानून जरूरी है और इसी को लेकर ये मांग हो रही है। बहरहाल अब सरकार इसको लेकर विचार करती आ रही है, कुछ आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है। नीलम जी, बात ब्रेक पर जाने से पहले रुक गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम ये जानना चाहते हैं, कृषि उद्यमी के लिहाज से आप अगर देख रही हैं इस बजट को, तो कितना फायदेमंद ये बजट दिख रहा है एक कृषि उद्यमी या जो शुरू करना चाहता है एक कृषि उद्यम के तौर पर उनके लिए? देखिए, अगर हम बात करें हर उस नीचे लेवल पे जाके बात करें तो हर आदमी को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दिया है। और जो मैडम सीतारमन जी ने दिल खोलकर आज बजट का ऐलान किया है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से जितनी घोषणाएं होंगी वो कहाँ जाएंगी? बैंकों के ऊपर। लोन किसको देना है? बैंकों को देना है। वहाँ क्या होता है, इसको पूरी तरह से अगर रोड मैप तैयार नहीं किया गया तो आगे चल के बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। आज हर आदमी की उम्मीद जग गई है सरकार के सामने, वो बड़े खुश हैं, ढोल बजा रहे हैं, खुशी की लहर दिखा रहे हैं, प्रोत्साहन दिखा रहे हैं कि हमें बड़ा विश्वास हो गया, उम्मीद हो गई है। लेकिन बैंकर्स क्या करते हैं? बैंकर्स का अगर ढांचा सही नहीं है, वहाँ मजबूती नहीं है, बैंक में सुविधाएं नहीं है। दूसरा, बैंकर्स का बैंक मैंने खुद महसूस किया है। अगर मैं कुछ लोगों को लेके गई, जैसे हैंडलूम वालों के लिए बड़ा अच्छा आपने बताया कि हैंडलूम के लिए बड़ी स्कीम इसमें लागू की गई हैं। जब बैंकों के पास जाते तो बैंकों का ये कहना है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे तो इस पर गारंटी चाहिए, मुझे इस पर सिक्योरिटी चाहिए, मुझे इस पर टर्म लोन भी देना है, मुझे इस पर लिमिट भी बनानी है। और वो कहते हैं मेरे आरएम मना कर रहे हैं, मैं इस पर नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ जो घबराहट का एक समय दिख रहा है मुझे, तो इस पर अगर रोड मैप ठीक से तैयार नहीं हुआ तो आगे चल के परेशानियाँ भी आएंगी। दूसरा इसमें जो एक एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मजबूत ढांचा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तैयार किया, आज मुझे लगता है उसको कहीं अवॉइड कर दिया गया है, उसको बिल्कुल सामने नहीं लाया गया है। जब बात कर रहे हैं हम लोन देने की, तो जो अपने एफपीओ हैं उनके पास, एक एफपीओ के पास लगभग 500 से कई हज़ार किसान उनके साथ जुड़े हैं और वो एक आइडेंटिफाई कर चुके हैं मेरा कौन किसान कैसा है। अगर ये व्यवस्था उन एफपीओ को भी जोड़ ली जाए, उनको भी फाइनेंस कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो और भी मजबूत होते चले जाएंगे किसान। अब ये बात है कि इस बजट में एक प्रावधान ये भी है, और निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम कृषि उत्पादकता पर जोर दे रहे हैं और किसानों की इनकम हम बढ़ाना चाहते हैं और उसकी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। प्रियंका जी, अब किसानों की इनकम की बात, किसानों की इनकम को बढ़ाने की बात कही गई है इस बजट में वित्त मंत्री के द्वारा। क्या इसके लिए किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए किसी नई नीति की जरूरत है, या जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सफिशिएंट है? देखिए आनंद जी, नीतियां तो बहुत हैं, लेकिन वो नीतियां अगर कार्य रूप में परिणित हों तो हमें उसका रिजल्ट दिखता है। और अभी हाल ही में ये देखा गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें उत्पादों की मांग में तेजी दिखाई दी है, और कृषि क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर भी बढ़ती हुई दिखाई दी गई, क्योंकि बहुत अच्छे मानसून के चलते जो फसल थी वो इस समय थोड़ी सी अच्छी दिखाई है। हाँ, हालांकि जो महंगाई दर है उस पर अभी इस तरह से कोई भी उपलब्धता नहीं दिख रही है। सरकार किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाए, उसको दुगना करे, निश्चित तौर पे
एंटरप्रेन्योर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अभी नीलम जी बता रही थी कि किस तरीके से जो कृषि उद्यमी हैं उनके लिए सुविधाएं अगर मुहैया हो जाए तो वो निश्चित तौर पर उसको उत्पादकता की तरफ लेकर के जाएंगे। और वहीं पे एक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कार्यक्रम है जिसके माध्यम से सरकार आधुनिक तकनीकी की जानकारी देने का प्रयास कर रही है, जिससे कि उत्पादकता में भी सुधार हो। और जब उत्पादकता में सुधार होगा तो निश्चित रूप से उनकी आय भी बढ़ेगी। हम अब क्योंकि हम 2047 की तरफ, एक विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कृषि के क्षेत्र में जो हमारे वैश्विक मानक हैं उस पे भी हम खरे उतरे, और इसको ही ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने विशेष रूप से उड़द, तूर और मसूर की दालों की उत्पादकता के लिए जो नई योजना लाई है वो निश्चित तौर पे आत्मनिर्भरता की तरफ उसको बल मिलेगा।